कंजंक्शन का नाम सुनते ही आप में से 50% के स्टूडेंट ये सोचते होंगे कंजंक्शन बहुत ही हार्ड टॉपिक है, जैसे कॉजेटिव वर्ब हार्ड है वैसे कंजंक्शन भी हार्ड है। तो गाइस बिल्कुल नहीं, आप कंजंक्शन को कंजंक्शन की तरह ना सीखकर एक नॉर्मल वर्ड मीनिंग की तरह समझो। देखो आपको कंजंक्शन आसान लगने लगेंगे। वैसे तो आप लोगों को ये बात पता है कि कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना, है ना। कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे कंजंक्शन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप ये जो टॉपिक है कंजंक्शन, इसे कंजंक्शन ना समझकर आप वर्ड मीनिंग समझो कि वर्ड मीनिंग मैम करवा रही है, उसका एग्जाम्पल करवा रही है, आप ये समझ के करो, देखो आपको आसान लगेगा। तो सबसे पहला जो आज का हमारा कंजंक्शन है वो है एंड। एंड का मतलब होता है और, ठीक है। अब जहां पे आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस आए कि राम और रोहन एक अच्छे मित्र है, तो देखिए यहाँ पर काम क्या कर रहा है, एंड जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस है कि राम एक अच्छा लड़का है। मान लो एक आपका सेंटेंस है राम अच्छा लड़का है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। अब आपको ये भी बताना है कि रोहन भी अच्छा लड़का है, आपको ये भी बताना है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। तो आपने फिर से बोल दिया रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन इज अ गुड बॉय। अब ये दो सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है ना, बस नाम का डिफरेंस है, बाकी दोनों ही अच्छे लड़के हैं। तो अब कंजंक्शन का यही काम होता है कि ये जो दो लेंदी सेंटेंसेस आपको नजर आ रहा है ना, इसको एक साथ मिलाकर बस एक ही सेंटेंसेस फ्रेम करना। जैसे राम इज अ गुड बॉय ऐसे है और रोहन इज अ गुड बॉय, दोनों में अच्छाई की बात हो रही है। तो हम ये सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, राम एंड लगाकर हम रोहन का यूज कर देते हैं। और पहले राम सिंगुलर था तो इज लगता था, बट अब राम और रोहन दो हो गए हैं, यानी कि प्लूरल हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, आर यूज हो जाएगा, आर गुड बॉयज। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस देखिए, अब दो सेंटेंस हम लंबा लंबा बोल रहे थे, उसकी जगह हमारा एक ही सेंटेंस बन गया, राम एंड रोहन आर गुड बॉयज। ओके, तो यही काम होता है कंजंक्शन का, यानी कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक ही सेंटेंसों से बता देना। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपका दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सिमिलर हो, कॉन्ट्रास्ट में भी हो सकता है। वो सभी चीज मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे एंड का मतलब होता है और। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक पत्र लिखे और इसे पोस्ट करें, तो यहाँ पर और का जिक्र हुआ है, यानी कि एंड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट। और एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने प्रीपोजिशन में भी आपको कहा है कि प्रीपोजिशन को कभी भी हिंदी की तरह याद मत करो, यानी कि जहां पर मे आ जाता है वहां पर इन का यूज कर दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रीपोजिशन को इंग्लिश के थ्रू ही समझो, हिंदी की हेल्प लेकर नहीं समझो। लेकिन कंजंक्शन मैं कहती हूँ कि हिंदी के थ्रू समझो, क्योंकि हिंदी में जो मीनिंग आते हैं जैसे और, या, लेकिन, परंतु, बल्कि, जो वर्ड आते हैं इसी से आप इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि कंजंक्शन के लिए आपको हिंदी जरूरी है। तो एक पत्र लिखो और इसे पोस्ट करो, राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट। ओके, अब एक सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, मैं बाजार गया और कुछ फल खरीदा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे पहला सेंटेंस है मैं बाजार गया, उसके लिए हम बोलेंगे आई। पास्ट का सेंटेंस है मैं बाजार गया, हम बोलेंगे आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। और कुछ फल खरीदे, और यानी कि एंड कुछ फल खरीदे, बॉट सम फ्रूट्स, बॉट सम फ्रूट्स। तो बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स। बहुत ही आसान है, बस और के लिए आपको एंड का यूज करना है। राम चतुर और ईमानदार दोनों थे, और का जिक्र हुआ। ये सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करना। वैसे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। पर डे की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है वो है और। अब काफी सारे स्टूडेंट की दिक्कत आती है, एंड का मतलब तो समझ में आ जाता है और होता है, बट और का मतलब होता है या अथवा। एंड का मतलब दोनों सेंटेंसेस का काम होता है जोड़ना। अब या में क्या मीनिंग निकलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि और लगाना है। तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई, यानी कि दोनों जो सेंटेंस है दोनों में से एक ही काम कर सकते हो आप। जैसे मेरे पास एक पेन है एक पेंसिल है, मैंने आपके सामने ऑफर लिया, तुम पेन ले सकते हो या पेंसिल, यानी कि आप पेन और पेंसिल में से एक ही चीज ले सकते हो। इसीलिए मैंने अपने सेंटेंसेस में या का जिक्र किया, या फिर तुम पेन ले सकते अथवा पेंसिल, यानी कि दोनों में से एक ही ले सकते हो, तब हम वहां पर आप यूज करना होगा आपको और का।
ठीक है। अगर आपको दोनों देना होगा तो आप एंड का यूज करोगे, और दोनों में से एक देना होगा तो आप वहां पर और का यूज कीजिएगा। तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई, यू कैन डू वर्क और स्टडी, यानी कि दोनों में से एक ही काम कर सकते हो। नेक्स्ट है रोहन अथवा मोहन इधर आओ, यानी रोहन आओ या मोहन इधर आओ, दोनों में से एक ही को बुला रहे हो आप। तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे रोहन और मोहन। ओके, रोहन एंड मोहन कम हियर, रोहन एंड मोहन कम हियर, मतलब रोहन इधर आओ या मोहन इधर आओ, दोनों में से एक आओ, इसलिए और का यूज किए। करो या मरो, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बट। बट का मतलब होता है लेकिन या बल्कि, परंतु, यही हमारे हिंदी में नहीं निकलते हैं बट के। जैसे राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, एक तरफ तो वो चालाक है और एक तरफ वो ईमानदार भी है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से अपोजिट साउंड करते हैं। जैसे एक आपका हो गया वो चालाक है, दूसरी साइड उसका अपोजिट वो ईमानदार भी है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है, यानी कि ऑपोजिट होते हैं सेंटेंसेस। तो राखी चालाक है, राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ओके, उसके पिता आए लेकिन वह नहीं आया, तो यहाँ पर भी ऑपोजिट है, उसके पिता तो आए लेकिन वो नहीं आया। ओके, तो ये सेंटेंसेस बोलेंगे उसके पिता यानी कि हिज फादर, उसके पिता आए हिज फादर कैम, लेकिन यानी कि बट he didn't come, वो नहीं आया, यानी कि he didn't come। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है his father came but he didn't come। उसने कुछ खाना खरीदा लेकिन खाया नहीं। अब ये सेंटेंसेस में भी ऑपोजिट, उसने खाना तो खरीदा लेकिन खाया नहीं। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बिकॉज, एज, सिंस। तीनों का मतलब होता है क्योंकि, एक मिनट, तीनों का मतलब होता है क्योंकि या चूंकि के सेंस में हम यूज करते हैं बिकॉज, एज या सिंस का। जैसे हिंदी के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने एक सेब खाया क्योंकि मैं भूखा था। अब सेंटेंसेस में क्योंकि बीच में आ जाता है ना, तो उसके लिए बिकॉज का यूज करते हैं। सिंस या एज का यूज हम नहीं करते बीच में, हम बिकॉज का ही यूज मिडिल में करते हैं। हम बोलेंगे आई एट एन एप्पल बिकॉज आई वॉज हंग्री, मतलब मैंने एक सेब खाया क्योंकि मैं भूखा था। अब बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं ना जहां पर यहाँ चूंकि वर्ड का यूज किया रहता है। देखिए, सिंस और एज का यूज स्टार्टिंग में किया जाता है और बिकॉज का यूज मिडिल में किया जाता है। जैसे मदन विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि का यूज मिडिल में हुआ है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेंटेंस बताती हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। देखिए, चूंकि रोहित वहां नहीं था, मैंने उसकी माँ से बात की। अब चूंकि का यूज यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ या तो आप सिंस का यूज कर सकते हो या तो आप एज का यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। मैंने एज का यूज किया तो हम बोलेंगे एज रोहित वॉज नॉट देयर, मतलब रोहित वहां नहीं था, एज रोहित वॉज नॉट देयर। मैंने उसकी माँ से बात किया तो हम बोलेंगे आई स्पोक, बात की पास्ट में, आई स्पोक टू हिज मदर, आई स्पोक टू हिज मदर। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया, अगर आपका क्योंकि का यूज मिडिल में किया है तो आप बिकॉज का यूज करोगे, और चूंकि वर्ड का यूज स्टार्टिंग में किया गया तो एज या सिंस, दोनों में से किसी एक का यूज करना। अब है हमारा सो, देयरफॉर, हैंस, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन। ये सभी का हिंदी मीनिंग होता है इसलिए, यानी कि रीजन बताता है ना कि मैं लेट से आया, वो नहीं आया इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब वो लेट से आया इसलिए उसे नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया। ओके, तो इस तरह से आप इसलिए किसी रीजन को बताते हो, तब वहां पर सो, देयरफॉर, हैंस, दैट्स व्हाई या दैट्स द रीजन, सभी में से कोई किसी का भी यूज आप कर सकते हो, सभी राइट होंगे। जैसे वह स्टेशन देरी से पहुंचे इसलिए ट्रेन छूट गया, यहाँ पर इसलिए बताए है ना, तो हम बोलेंगे ही रीच द स्टेशन लेट, मतलब वह स्टेशन देरी से पहुंचे। देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन, देयरफॉर इसके जगह आप सो का भी यूज कर सकते हो, सो ही मिस्ड द ट्रेन, hence he missed the trains, that's why he missed the train, that's the reason he missed the train। तो आप किसी का भी यूज कर दो, ठीक है। उसका पुत्र दोषी पाया गया इसलिए उसे दंडित किया गया, यहाँ पर किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो उसका पुत्र दोषी पाया गया तो हम बोलेंगे his son was found, पाया गया, found guilty।
उसका बेटा गिल्ट मतलब उसका जो पुत्र है, बेटा जो है वो दोषी पाया गया, हिज सन वॉज फाउंड गिल्टी। इसलिए कि आप किसी का भी यूज कर सकते हो, चलो मैं सो का यूज करती हूँ, ठीक है। सो ही वॉज पनिश्ड, सो ही वॉज पनिश्ड, तो उसे दंडित किया गया, पनिश्ड किया गया। नेक्स्ट है उसने बकाया नहीं चुकाया, बकाया यानी कि ड्यूज, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। उसने बकाया नहीं चुकाया इसलिए वे मुश्किल में थे। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इसकी पीडीएफ जब अपलोड करूंगी तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे एज सुन एज द मोमेंट, ठीक है। एज सुन एज और द मोमेंट यानी कि जैसे ही, ये ऐसा सेंटेंसेस इसमें आते हैं जो एक एक्शन कंप्लीट हुआ और दूसरा एक्शन तुरंत स्टार्ट होता है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, जैसे ही वो आया हम चले गए, यानी कि जैसे ही वो आया मतलब एक एक्शन आने का कंप्लीट जैसे ही हुआ दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा पापा ने मुझे बुला लिया, यानी कि जैसे वो आप वहां पहुंचे पापा ने वापस आपको बुला लिया, यानी कि एक एक्शन पहुंचने का कंप्लीट हुआ फिर बुलाने का एक्शन तुरंत हो गया, यानी कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन तुरंत हो जाना। वहां पर आप एज सुन एज का यूज कीजिए या द मोमेंट का यूज कीजिए। जैसे ही वो आया हम चले गए, एज सुन एज ही कम, जैसे ही वो आया वी लेफ्ट, हम चले गए। जैसे ही वो आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा, तो हम कैसे बोलेंगे, जैसे ही वो आएगा। अब ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द मोमेंट का यूज करके देखते हैं, ठीक है। द मोमेंट ही कम्स, जैसे ही वो आएगा द मोमेंट ही कम्स, मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, आई विल लीव फॉर द ऑफिस, फॉर द ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे हमने गागेगी का यूज किया तो यहाँ पे हमने विल का यूज किया, बट यहाँ पे गागेगी का यूज हुआ है बट हम यहाँ पर विल का यूज नहीं किए, ऐसा क्यों? तो गाइस मैं रीजन बताती हूँ। देखिए जब भी आपका सेंटेंस किसी कंजंक्शन के साथ आता है, यहाँ पर जैसे ही क्या है आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन के साथ अगर आपका फ्यूचर का कोई सा भी सेंटेंस आता है तो उसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना होता है, और उसके बाद वाला ये सेंटेंस अलग है। ये सेंटेंस जो भी हो आपका फ्यूचर हो पास्ट हो कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग आप बना दोगे। फ्यूचर था इसलिए हमने विल का यूज किया, बस इतना याद रखते कंजंक्शन के साथ जुड़ा वाला जो सेंटेंस है अगर वो फ्यूचर का होता है फिर भी हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, जैसे ही बारिश होना बंद हुई हम चले गए। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ। इसमें जैसे कि वह और साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, यानी कि वह तो है ही साथ में उसके माता पिता भी है, तो ऐसे सेंटेंसेस में एज वेल एज का यूज करेंगे। जैसे वह साथ ही तुम्हारे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता, वह साथ ही तुम, यानी कि वह और तुम कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे ही एज वेल एज, ठीक है। ही एज वेल एज यू कैन नॉट इंटर द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ है, मतलब मैं तो हूँ साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एज वेल एज, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त यानी कि माई फ्रेंड्स एम हियर। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम आपने माय फ्रेंड्स के साथ एम का यूज क्यों कर दिया, ये तो आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। तो गाइस मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है। अभी जैसे मैंने एज सुन एज के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था कि अगर किसी कंजंक्शन के साथ फ्यूचर का सेंटेंस आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ भी कुछ रूल लागू होता है एज वेल एज में कि आपने यहाँ पर दो सब्जेक्ट का जिक्र तो किया, एक आपका मैं है और एक मेरा दोस्त है, ठीक है। आई और माई फ्रेंड का आपने यूज किया, बट जो यहाँ पर वर्ब लगेंगे ना वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेंगे, यानी कि आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मे का एम का यूज किया। मान लो यहाँ पर ही रहता, स्टार्टिंग में ही रहता तो मैं यहाँ पर इसका यूज करती, अगर यू रहता तो मैं यू के अकॉर्डिंग आर का यूज करती। समझ में आया? तो यहाँ जो एम का यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो यूज हुआ है वो आई के अकॉर्डिंग हुआ है, ना कि माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा एज वेल एज में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट भी आता है। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। टूटा फूटा जैसे समझ में आता है बस आप फ्रेम कीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एज फार एज यानी कि जहां तक मैं तो उसे जानता हूं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो जहां तक मतलब जितना आपको इंफॉर्मेशन है, इसके लिए एज फार एज का यूज किया। जैसे जहां तक मैं जानता हूं वह शादीशुदा है, एज फार एज आई नो शी इज मैरिड। ये बहुत ही आसान होते हैं। जहां तक मुझे पता है वो एक अच्छा लड़का है, तो जहां तक यानी कि एज फार एज, ये सबसे इजी होते हैं, सबसे इजी, कोई रूल ही नहीं इसमें है। जहां तक मुझे पता है यानी कि एक मिनट, एज फार एज आई नो, मुझे पता है यानी कि आई नो वह एक अच्छा लड़का है यानी कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। क्या हार्ड था? बिल्कुल हार्ड नहीं था, लेकिन अगर मैं अचानक आपसे एज फार एज के एक सेंटेंसेस अगर पूछ देती तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते, बट अब नहीं होगे ना, बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट है जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक कार थी। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। एक एक मैं सेंटेंसेस आपको होमवर्क के लिए इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इसे फ्रेम अभी करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या कौन से कंजंक्शन आपको समझ में आ गए और किस में आपको दिक्कत है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे एज एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज। दोनों का मतलब ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों का मतलब होता है उतना। यहाँ पर आपका जो वहां पर विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का यूज होगा उसका यूज करेंगे जितना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और एक चीज, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव डजंट मैटर, आप इसके साथ ये यूज कर दोगे। लेकिन अगर आप सो का यूज करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे नेगेटिव में ही यूज कर सकते, पॉजिटिव में कभी नहीं यूज कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू, वो मेरी जैसी खूबसूरत नहीं है, या तो आप ये सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते थे कि जितनी मैं खूबसूरत हूं उतना वह खूबसूरत नहीं है। ओके, शी इज एज ब्यूटिफुल एज आई। अब एज का यूज हम पॉजिटिव में कर सकते, बट सो का यूज आप सोचोगे सी इज सो ब्यूटिफुल एज आई बोल दे, गलत हो जाएगा क्योंकि सो का यूज नेगेटिव में किया जाता है। याद रखिएगा, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना तुम मुझसे प्यार करते हो, उतना जितना, है ना, यूज हुआ है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे या ये भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि एज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई लव यू as much as, जितना उतना, you love me, I love you as much as you love me। मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते। तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जितनी मैं चालाक हूँ उतनी तुम चालाक नहीं हो, ऐसे भी आप सेंटेंसेस को बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एज इफ एज दो। एज इफ एज दो, दोनों में से किसी का भी यूज कर दो, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है जैसे कि या मानो। वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वो कहीं का राजा हो, या फिर वो ऐसे व्यवहार करती है मानो वो कहीं की महारानी हो, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए आप एज इफ या एज दो का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे परवाह ही नहीं था, ही एक्टेड एज इफ ही डिडंट केयर, या फिर एज दो ही डिडंट केयर। ओके, वो उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे कि दोनों पुराने दोस्त हो, जैसे कि या मानो दोनों पुराने दोस्त थे। दोनों में से कोई भी हिंदी मीनिंग निकालो, सेंस वही निकलेंगे। ठीक है, तो उसने उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई यानी कि सी स्माइल्ड एट हिम। एज दो का भी यूज कर सकते हैं, एज इफ का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एज दो दे वर ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब पुराने दोस्त थे, ऐसा मानो वो पुराने दोस्त है, ओल्ड फ्रेंड्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया सी स्माइल्ड एट हिम एज दो दे वर ओल्ड फ्रेंड। वो उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे मानो वो पुराने दोस्त हैं। तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कंजंक्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो। इन चारों का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही। देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी, ये सब इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। ठीक है,
सेंटेंसेस देखिए, अब ये जो आपको दिख रहा है ऑल दो, देन ऑल्सो, ये एक ही सेंटेंसेस में दोनों का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? हालांकि वो बीमार थे फिर भी वह कार्यालय में आए। हालांकि, हालांकि, ठीक है, यहाँ पर हालांकि हुआ, ठीक है। हालांकि के लिए आप ऑल दो, इवन इफ, इवन दो किसी का भी यूज कर सकते हो, तो मैंने इवन दो का यूज किया। हालांकि वो बीमार थे फिर भी, फिर भी के लिए आप देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर या नेवरथलेस किसी का भी यूज कर सकते हो, तो मैंने नेवरथलेस का यूज किया। मैं बोलूंगी इवन दो ही वॉज इल, हालांकि वो बीमार थे, नेवरथलेस फिर भी, ही वेंट टू द ऑफिस, वे कार्यालय गए, यानी कि ऑफिस गए। तो आप इसके साथ इवन दो की जगह आप ऑल दो का भी यूज कर सकते थे, नेवरथलेस की जगह देन ऑल्सो का भी यूज कर सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी। यद्यपि देर हो चुकी थी फिर भी मैं पार्टी में गया, ठीक है, फिर भी पार्टी में गया। तो यद्यपि आप दो का भी यूज कर सकते हो, ऑल दो का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी का भी यूज कर सकते हैं। दो इट वॉज लेट, इट वॉज लेट, यद्यपि देर हो चुकी थी, दो इट वॉज लेट, फिर भी वो मैं पार्टी में गया, तो फिर भी के लिए हम स्टिल का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे शी स्टिल went to the party, went to the party। तो हमारा सेंटेंस हो गया, दो इट वॉज लेट ही स्टिल वेंट टू द पार्टी। हालांकि बारिश हुई थी, हम लोग टहलने नहीं गए। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ऑल दो किसी का भी यूज करो, तो यहाँ पे आप तो एक चीज आप लगा रहे हो ना, नेवरथलेस का यूज करो, इवन दो, स्टिल, ये सब का यूज कर रहे हो। आप इन सब का यूज ना करके सिर्फ एक कॉमा भी अगर आप लगा देते हो ना, तो भी चल जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे जैसे हालांकि बारिश हुई थी, तो हालांकि के लिए मान लो आपने ऑल दो का यूज कर दिया, तो यहाँ पर कॉमा है तो आप भी कॉमा का यूज करना, इनमें से कुछ भी यूज मत करना, कुछ भी यूज मत करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग टहलने गए, आप सिंपल बना देना, कॉमा देना लेकिन, ओके। अब बनाना मैं चेक कर लूंगी क्या गलत है क्या सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट अब है ईदर और। इसका तो यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। ईदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। जैसे या तो तुम खाना बना सकते हो या बाहर खा सकते हो। आपके सेंटेंस में या तो ये या तो वो का ऑप्शन जरूर आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि हिंदी आप जरूर याद कीजिएगा। या तो तुम खाना बना सकते हो, यू कैन ईदर कुक फूड, या बाहर खा सकते हो, यू कैन ईदर कुक फूड एट होम और ईट आउटसाइड। तो ईदर और का यूज जरूरी नहीं आप स्टार्टिंग करोगे, ये हमेशा अलग अलग यूज होता है, ओके। नेक्स्ट है या तो आप पागल हो या आपके दोस्त पागल हैं, है ना। तो हम बोल सकते ईदर यू आर मैड, ईदर यू आर मैड। या तो आप पागल है, ईदर यू आर मैड, या आपके दोस्त और योर फ्रेंड, या तो आप पागल है या आपके दोस्त, ईदर यू आर मैड और योर फ्रेंड। या तो वह बाजार गया या उसके पिता। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ये ना वो, ये नेगेटिव की तरफ वर्क करता है। अब ईदर में क्या था, देखिए ईदर में क्या था, आपके पास चॉइस थी, या तो तुम खाना बना सकते हो या बाहर खा सकते हो, मतलब दोनों में से आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। और नीदर और नॉर में क्या है, ना तुम गलत हो ना वो, यानी कि दोनों में से कोई गलत नहीं, आप ऐसा कहना चाहते हो, ठीक है। ना तुम गलत हो ना वो, नीदर यू आर रॉन्ग नॉर शी इज। ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना वो, यानी कि ना ही मैं दिल्ली जाऊंगा ना वो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं जाएगा। नेगेटिव ये वर्क करते हैं, ओके। तो हम बोलेंगे नीदर या नाइदर, ओके। नीदर आई विल go to Delhi, go to Delhi। ना मैं दिल्ली जाऊंगा nor he will, ना वो जाएगा, ओके। neither I will go to Delhi nor he will, ठीक है। नेक्स्ट वह ना ही चालाक है ना ही ईमानदार। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन क्या है। सो गाइस नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि। जैसे वह ना केवल अच्छा पढ़ता ही है बल्कि वह अच्छा गाना भी गाता है, मतलब पढ़ाई और गाने दोनों में वो परफेक्ट है। तो आप ऐसे बोलते हो ना केवल वो अच्छा पढ़ता है बल्कि अच्छा खेलता भी है।
नॉट ओनली डज शी स्टडी वेल, ना केवल वह अच्छा पढ़ता है बल्कि अच्छा खेलता भी है, बट ऑल्सो प्लेज वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट है वह ना केवल गा रहा है बल्कि नृत्य भी कर रहा है। तो हम बोलेंगे, आप नॉट ओनली का यूज बीच में भी कर सकते हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ही इज नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली सिंगिंग, सिंगिंग, ही इज नॉट ओनली सिंगिंग, वह ना केवल गा रहा है बल्कि, बट ऑल्सो, बल्कि के लिए हमने बट ऑल्सो का यूज किया, डांस भी कर रहा है यानी कि डांसिंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही इज नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग, वह ना केवल नृत्य ही कर रहा है बल्कि डांस भी कर रहा है। वह ना केवल हिंदी पढ़ता है बल्कि अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ता है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे, सो गाइस नेक्स्ट है बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब होता है दोनों और, इनमें दोनों का जिक्र होता है, दोनों और दोनों आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आएंगे। जैसे वह पढ़ने और खेलने दोनों में माहिर है, और का भी जिक्र हुआ और दोनों का भी जिक्र हुआ ना, सिर्फ और आपको नहीं मिलेगा, और दोनों, दोनों आपके सेंटेंस में रहेंगे, ठीक है। जैसे वह पढ़ने और खेलने दोनों में माहिर है, ही इज बोथ प्रोफिशिएंट इन स्टडिंग एंड प्लेइंग। नेक्स्ट है राम चतुर और ईमानदार दोनों थे, और का जिक्र हुआ, दोनों का भी जिक्र हुआ है ना। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, राम वॉज बोथ क्लेवर, राम वॉज बोथ क्लेवर एंड ऑनेस्ट। हमारा सेंटेंस हो गया, राम चतुर और ईमानदार दोनों थे, राम वॉज बोथ क्लेवर एंड ऑनेस्ट। यह फिल्म में बच्चे और वयस्क दोनों के देख सकते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस नेक्स्ट है नो सूनर हैड देन, ही था। जैसे कि आप अपने सेंटेंसेस में ऐसे बोलते हो ना, मैं पहुंचा ही था कि वो ट्रेन चला गया, तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें ही था का यूज किया जाता है, नो सूनर हैड का यूज करेंगे, उसके बाद आपके सेंटेंसेस में देन का भी यूज करेंगे। जैसे मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। नेक्स्ट है हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी, हम स्टेशन पहुंचे ही थे यानी कि नो सूनर हैड वी reached, no sooner had we reached the station, मतलब हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी, then the train left, ट्रेन चल दी। ओके, जैसे ही उसने पत्र पढ़ा वो रोने लग गई, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वेदर और। वेदर और का मतलब होता है कि या, इसका मतलब हो गया, जैसे कि मुझे ऐसे सेंटेंसेस देखिए इसमें कैसे आते हैं, मुझे नहीं पता कि वह खाना खाएगा या नहीं, कि या, ओके, मुझे नहीं पता कि वह खाना खाएगा या नहीं, आई डोंट नो वेदर ही विल ईट और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है तुम बुरा नहीं मानना कि वे नहीं आते या नहीं, वे आते हैं या नहीं, तुम बुरा नहीं मानना कि वे आते हैं या नहीं, मतलब वो आएंगे या नहीं आएंगे, तुम बुरा मत मानना, आप ऐसे कहना चाहते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे, तुम बुरा मत मानना यानी कि यू डोंट माइंड, तुम बुरा मत मानना, यू डोंट माइंड कि वे लोग आते हैं या नहीं। वेदर दे कैम, एक मिनट, दे कम और नॉट, ओके। तुम बुरा नहीं मानना कि वे आते हैं या नहीं, यू डोंट माइंड वेदर दे कम और नॉट। बॉस जानना चाहते हैं कि आप मीटिंग में जाओगे या नहीं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। गाइस देखिए इसी तरह से मैंने आप लोगों के लिए अभी बहुत सारे, ये आपको दिख रहा ना, ये सारे जो कंजंक्शन है ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस पहले मैं चाहती हूँ कि मैंने जो ऊपर में आप लोगों को दिया है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, इन सारे की प्रैक्टिस कर लो एक ही साथ। बहुत सारे अगर हमारे पास वर्ड मीनिंग भी हो जाते हैं ना, तो हम उसे याद नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तो आपको उसके सेंटेंसेस भी बनाना सीखना है। तो पहले जितना मैंने आपको कंजंक्शन दिया वेदर और तक, यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मैं आगे वाले कंजंक्शन भी क्लियर कर दूँ और साथ में इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो जैसा आप लोग चाहते हो क्वेश्चन लेकर आऊँ या प्रैक्टिस करवाऊँ,
आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अब आपके ऊपर ऐसे प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंजंक्शन आपको कंजंक्शन की तरह नहीं बल्कि वर्ड मीनिंग की तरह याद करना है। जैसे हिंदी थ्रू आप इंग्लिश याद करते हो ना, वैसे ही आपको इसे याद करने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। और गाइस, अगर आप इसी तरह से पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में पॉजिटिव वर्ब क्लियर किया है। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को जरूर विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।